रामलाल ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद अकेले ही अपने बेटे अर्जुन को पाला पोसा, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और फिर एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की काव्या से उसकी शादी कर दी। इसके बाद रामलाल की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद अरे अर्जुन, बहू को क्या हो गया? इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? बाबूजी, खुशखबरी है, आप दादाजी बनने वाले हैं। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद काव्या ने रामलाल से कहा, बाबूजी, मेरा कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। बहू, थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू की कचौड़ियां बना देता हूँ। काव्या यह सुनकर हैरान रह गई कि बिना आलू की कचौड़ियां कैसे बन सकती हैं। रामलाल रसोई में गए और पनीर, पालक, फूल गोभी और मटर डालकर कचौड़ियां बनाईं। काव्या ने ऐसी अनोखी कचौड़ियां खाकर कहा, बाबूजी, आप तो कमाल की कचौड़ियां बनाते हैं। अच्छा बहू, अब जब भी कचौड़ी खाने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। कब काव्या ने रामलाल को नौकर बना दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। पत्नी के जाने के बाद से रामलाल को घर के काम करने की आदत थी, लेकिन अब भी उन्हें सारे काम करने पड़ रहे थे। एक दिन काव्या देर तक अपने मायके वालों से फोन पर बात कर रही थी। रामलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उनकी आंख लग गई। तभी काव्या का बेटा घुटनों के बल चलता हुआ हॉल में मेज के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने मेज पकड़कर खड़े होने की कोशिश की, बेटा वहीं गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर काव्या दौड़कर आई और चिल्लाई, बाबूजी, आप कहाँ थे? देखो, छोटू के सिर में कितनी चोट लग गई। आपसे बच्चों को संभालना भी नहीं होता। अरे बहू, मेरा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए आंख लग गई। सोए थे या जानबूझकर नहीं आए? सच तो ये है कि आपको अब मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है। इतना लापरवाह कौन होता है? यह सुनकर रामलाल स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, मुफ्त की रोटियां? बहू ये कैसे कह सकती है? इतना सुनने के बाद इस घर में अब कैसे रह सकता हूँ? ये सोचकर रामलाल घर से निकल गए। उन्हें लगा कि जब से बहू आई है वे मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं। अब उन्हें मेहनत करके कमाना चाहिए। वे अपने पुराने दोस्त मोहन की दुकान पर पहुंचे, जो मथुरा में एक मिठाई की दुकान चलाता था। मोहन ने अपने दोस्त को देखकर कहा, अरे रामलाल, इतने सालों बाद तुझे देखकर कितना अच्छा लगा। बता, सब कैसा है? तू तो गांव छोड़कर मथुरा में बस गया, तुझे मेरी याद ही नहीं आई। खैर, मुझे कुछ काम चाहिए। अरे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? रामलाल ने सारी बात बताई। मोहन ने कहा, मेरे होते हुए तुझे चिंता की क्या जरूरत? तू आज से मेरी दुकान पर बिना आलू की कचौड़ियां बनाना शुरू कर। सामान मेरा, मुनाफा आधा आधा। रामलाल ने बिना आलू की कचौड़ियां बनानी शुरू की। पहली बार ऐसी कचौड़ियों का नाम सुनकर लोग टूट पड़े। पहले दिन ही जबरदस्त बिक्री हुई। रामलाल गर्व से कह सकते थे कि वे किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते। उनकी कचौड़ियों ने मथुरा में धूम मचा दी। 6 महीने में रामलाल ने अच्छा पैसा कमाया और अपनी दुकान खोल ली। मोहन को थोड़ा दुख हुआ, पर दोस्त के लिए सब कुर्बान था। उधर अर्जुन ने ऑफिस से लौटकर अपने बाबूजी के बारे में पूछा। काव्या ने बताया कि बाबूजी बैग पैक करके काशी चले गए। 10 दिन तक कोई खबर न मिलने पर अर्जुन को चिंता हुई। उसने बहुत तलाश किया, थाने में शिकायत भी दर्ज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अर्जुन ने हार मान ली, मगर उसकी नजरें हमेशा दरवाजे पर टिकी रहती थीं। न जाने बाबूजी कहाँ चले गए, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर आना होता तो कब के आ जाते। तुम क्यों उनकी चिंता में परेशान हो? क्योंकि वे मेरे बाबूजी ही नहीं, मेरी माँ भी थे। उनकी मेहनत से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ये कहते हुए अर्जुन की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद अर्जुन को ऑफिस के काम से मथुरा जाना पड़ा। वहां उसने बिना आलू की कचौड़ियों की चर्चा सुनी। उसे अपने बाबूजी की याद आई
क्योंकि वे भी ऐसी कचौड़ियां बनाते थे। उसने सोचा, भूख लगी है, क्यों ना कचौड़ी खा लूं। वह रामलाल की दुकान पर पहुंचा और भीड़ में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो बाबूजी को देखकर वह हैरान रह गया। बाबूजी, आप यहाँ? अर्जुन बेटा, तू यहाँ कैसे? अर्जुन रोते हुए उनके गले लग गया और बोला, बाबूजी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, थाने में शिकायत भी की, पर आप यहाँ कचौड़ी की दुकान में। बहू ने कहा था कि मैं मुफ्त की रोटियां खाता हूँ, इतनी बड़ी बात कैसे सहन करता, इसलिए घर छोड़कर चला आया। क्या? उसने तो कहा था कि आप काशी गए हैं, अब उसकी खैर नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं भी आपसे बहुत नाराज हूं। मैं आपका बेटा हूं, फिर भी आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। बेटा, नाराज मत हो। ये सच है कि मैंने तुझसे नहीं कहा, लेकिन इतनी बड़ी बात कौन सहन करता। फिर भी बाबूजी, मैं आपका अपना हूं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि आपके बारे में सबसे पहले जान सकूं? हक तो है बेटा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुझे ना बताया। तू चाहे तो मुझे सजा दे, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर। अर्जुन घर लौटा और काव्या से बोला, काव्या, ये तलाक के कागजात साइन कर दो, तुम आजाद हो। ये घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। लेकिन बाबूजी तो। काशी नहीं गए, वे मुझे मिल गए। अब उन्होंने मुफ्त की रोटियां छोड़ दी और बिना आलू की कचौड़ियां बेचकर मथुरा में नाम कमा रहे हैं। ये सुनकर काव्या सहम गई। डरो मत, जल्दी साइन करो, मुझे बाबूजी को लेने जाना है। काव्या हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। साइन करो काव्या। मुझे बाबूजी के पास ले चलो, मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। अर्जुन ने उसे मारने को हाथ उठाया ही था कि रामलाल ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी इज्जत करते हैं। मुझे डर था कि तू कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए पीछे पीछे आ गया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत समझी। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, मुझे माफ कर दो। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और अर्जुन को भी माफ करने को कहा। सुलह हो गई। रामलाल जाने लगे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरी बिना आलू की कचौड़ियां मथुरा में मशहूर हो गई हैं। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा। तुम भी बच्चों को लेकर आते रहना। रामलाल मथुरा लौट गए और अपनी कचौड़ियों में व्यस्त हो गए। अर्जुन और काव्या भी ज्यादा दिन अकेले नहीं रह सके और सब छोड़कर रामलाल के पास चले गए। रामलाल की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। माँ, 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 तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। माँ, मैंने चोरी नहीं की, मेरा हाथ छोड़ो, टूट जाएगा। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो बस रोटी उठाई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कहते कहते 12 साल के मासूम विक्रम का गला भर आया। उसे पीटने वाले लोग उसे अधमरी हालत में वहीं छोड़कर चले गए। जैसे तैसे विक्रम लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी बीमार माँ सरिता घबरा गई और बोली, क्या हुआ विक्रम? ये तेरे चेहरे पर निशान कैसे? बेटा, तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? तुझे इतनी चोट कैसे लगी? माँ, अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन लोगों ने तुझे मारा, लेकिन किस गलती के लिए? माँ, मैं पूरे दिन मजदूरी करता हूँ। मुझे भूख लगी थी, लेकिन जब भी खाना मांगता वे थोड़ी देर और कहकर टाल देते। जब मैं भूख सहन नहीं कर पाया
तो मैंने उनकी रसोई से बिना पूछे रोटी उठाकर खा ली। मालकिन ने मुझे रोटी खाते देख लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगी। फिर मालिक और बाहर के लोगों ने मुझे बहुत मारा। माँ, यह सुनकर सरिता रो पड़ी और विक्रम को सीने से लगाते हुए बोली, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। ये दुनिया बहुत जालिम है। इतनी छोटी गलती पर मारने के लिए उनके हाथ नहीं कांपे। ऐसी भी क्या बड़ी चोरी थी। माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो बस रोटी ली थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। चल, अब छोड़ दे। भूख लगी है ना, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। सरिता ने विक्रम को खाना खिलाया और उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए सो गई। लेकिन विक्रम नहीं सोया। वह अपनी विधवा माँ और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसे या किसी गरीब बच्चे को रोटी के लिए चोरी न करनी पड़े। लेकिन न तो उसकी उम्र थी और न ही उसके पास पैसे थे। कुछ दिन बीत गए। विक्रम ने इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन बच्चा समझकर कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। सरिता को सांस की बीमारी थी, इसलिए मेहनत का काम करना उसके बस की बात नहीं थी। विक्रम घर लौटकर उदास बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरिता उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ विक्रम, इतना उदास क्यों है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस उस दिन की घटना याद आ रही है। माँ, अगर पिताजी होते तो हम गरीब ना होते ना, और मुझे घर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता। यह सुनकर सरिता को दुख हुआ, लेकिन वह सच्चाई जानती थी। अगर उसके पति जिंदा होते तो बात कुछ और होती। माँ, पिताजी क्या काम करते थे? तुझे नहीं पता? वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते थे। वो देख, उनका चाक मैंने आज भी संभाल कर रखा है। विक्रम दौड़कर चाक के पास गया और उसे छूते हुए बोला, माँ, क्या मैं इस पर बर्तन नहीं बना सकता? तुम मुझे इसे चलाना सिखा दो, मैं ढेर सारे बर्तन बनाकर बेचूंगा। हाँ, सिखा तो दूंगी, लेकिन इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए बेटा। बस इतनी सी बात, मैं अभी चिकनी मिट्टी लेकर आता हूँ। विक्रम चिकनी मिट्टी ले आया। सरिता ने उसे चाक चलाना और मटका बनाना सिखाया। एक ही दिन में उसने मटका बनाना सीख लिया और फिर अपनी माँ से बाकी काम सीखकर ढेर सारे मटके तैयार कर लिए। माँ, अब ये मटके बाजार में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें मैं बाजार कैसे बेचूंगा? एक काम कर, एक ठेला किराए पर ले आ और ये मटके बाजार तक पहुंचा दे। बेचने में मैं भी मदद करूंगी। नहीं माँ, तुम तो वैसे भी बीमार रहती हो, मैं खुद ही बेच लूंगा। विक्रम मटके बेचने लगा, लेकिन जितनी मेहनत उन्हें बनाने और बेचने में लगती थी, उतनी बिक्री नहीं होती थी। बाकी का नुकसान मटकों के टूटने से हो जाता था। अब लोग मटकों का पानी कम और फ्रिज का पानी ज्यादा पीने लगे थे, इसीलिए मटकों की बिक्री कम थी। इसी तरह विक्रम को मटके बेचते हुए 5 साल बीत गए। एक दिन उसे भूख लगी। रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर रामपुर के एक पिज्जा कॉर्नर पर पड़ी। बचपन से उसकी तमन्ना थी कि वह भी बड़े लोगों की तरह पिज्जा खाए, लेकिन उसने आज तक पिज्जा का स्वाद भी नहीं चखा था। आज उसका पिज्जा खाने का बहुत मन हुआ। उसने ठेला साइड में लगाया और पिज्जा खाने अंदर चला गया। भैया, मुझे पिज्जा खाना है। कौन सा पिज्जा बनाऊं, सादा पिज्जा या मटकी पिज्जा? विक्रम चौंक गया। मटकी पिज्जा, ये कैसा होता होगा? वह सोचते हुए बोला, भैया मटकी पिज्जा ही दे दो। विक्रम ने मटकी पिज्जा खाया। उसे खाने में बहुत मजा आया। उसने सोचा कि अगर वह यही पिज्जा मटके पर बनाए तो कैसा रहेगा, लेकिन पहले उसे पिज्जा बनाना सीखना होगा। विक्रम ने कुछ पैसे देकर वहीं पिज्जा बनाना सीख लिया। घर जाकर उसने मटका पिज्जा बनाकर देखा। ये क्या कर रहा है विक्रम?
माँ, मैं मटका पिंजा बना रहा हूँ। अगर ये अच्छा बना तो मैं इसे बेचा करूँगा। ये मटका पिज्जा क्या है विक्रम? माँ, अभी बनाता हूँ, तुम खाकर देखना। विक्रम ने मटका पिज्जा बनाया। सरिता ने खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और वह बोली, विक्रम, ये तो बिल्कुल नई चीज है। मैंने पहली बार खाया है। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने बाजार जैसा पिज्जा बना दिया, लेकिन इसका नाम मटका पिज्जा था। अगले दिन उसने अपने घर के सामने तंबू लगाकर मटका पिज्जा बनाने का इंतजाम कर लिया और मटका पिज्जा बनाना शुरू किया। रामपुर के लोग आते जाते मटका पिज्जा देखकर पूछने लगे, अरे विक्रम, ये क्या बना रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खाने की चीज बना रहा है। घर में कोई उत्सव है क्या? नहीं काका, कोई उत्सव नहीं है। उत्सव होता तो आपको नहीं बुलाते। आज से मैंने नया काम शुरू किया है। मैं मटका पिज्जा बनाकर बेचूंगा। ये काम मैं ठेले पर नहीं कर सकता, इसलिए घर के सामने तंबू लगाकर बैठा हूँ, ताकि आप सब मेरे पास मटका पिज्जा खाने आ सको। अब आए हो तो बिना खाए मत जाना। यह सुनकर लोग मटका पिज्जा की मांग करने लगे। विक्रम ने फटाफट पिज्जा बनाकर दे दिया। लोगों को मटका पिज्जा का स्वाद इतना पसंद आया कि वे बार बार खाने आने लगे। विक्रम पिज्जा बनाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। उसके मटका पिज्जा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग रामपुर से दूर दूर तक मटका पिज्जा खाने आने लगे। इस तरह विक्रम का काम दिन ब दिन बढ़ता गया। बेटा, तूने अपनी मेहनत से मेरा नाम रोशन कर दिया। एक गरीब माँ का बेटा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है, जब बिना पूछे रोटी खाने के लिए मुझे लोगों ने बेरहमी से मारा था। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। समय के साथ सब बदल गया। विक्रम ने रामपुर से निकलकर शहर में अपना मटका पिज्जा स्टॉल खोल लिया और अपने लिए शहर में एक घर भी खरीद लिया। माँ बेटा दोनों वहां खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।